So, good morning, girls. Uh, Coming back to our next topic of memory, that is long term memory. तो हमने पिछली क्लास में शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होता है, इसकी अवस्थाएं या स्टेजेस क्या हैं एंड डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्टडी क्या होते हैं. ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट अपना टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड लॉन्ग टर्म मेमोरी. तो इसका भी यही है क्वेश्चन, यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी किसे कहते हैं या इसकी विभिन्न अवस्थाओं और मापन की विधियों का वर्णन करें. ठीक है, तो इसमें आपने फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में सारा कुछ लिखना है. व्हाट इज़ द मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं क्या होती हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी की, इसकी विभिन्न अवस्थाएं या स्टेजेस कौन सी होती हैं और मापन करने की विधियां यानी कि स्टडी मेथड्स कौन कौन से होते हैं. सबसे पहले लॉन्ग टर्म मेमोरी किसे कहते हैं. तो ये ऐसी स्मृति होती है जो कि जिसमें कि जो सीखा हुआ जो मटेरियल होता है वो काफ़ी ज़्यादा समय तक हमारे माइंड में रहता है. ठीक है, तो मटेरियल जो है बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए हमारे माइंड में स्टोर्ड रहता है, यानी कि एक प्रकार की स्थायी स्मृति कहा जाता है इसको. और इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो मटेरियल होता है, लर्न करा हुआ मटेरियल है, वो संचित रहता है या स्टोर्ड रहता है. ठीक है, तो यानी कि दीर्घकालिक स्मृति की अगर हम बात करें तो ये माना जाता है कि जो हमारी सेंसरी मेमोरी में जो हमने सूचनाएं ग्रहण करी हैं या फिर हमने जो एसटीएम मेमोरी में जो सूचनाएं होती हैं वो कुछ समय के बाद, यानी कि अगर हम उसका अभ्यास करें, उसको रिहर्स करते हैं, तो फिर वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्थानांतरित हो जाती हैं. ठीक है, और जब हम उनको याद करने की कोशिश करते हैं या उसका रिकॉल करने की कोशिश करते हैं तो फिर वो वापस से हमारी एसटीएम में आकर और फिर वो रिकॉल हो जाती है. ठीक है, तो नॉर्मली एलटीएम जो है टुलविंग के अनुसार दो प्रकार की होती है जो लॉन्ग टर्म मेमोरी या दीर्घकालिक मेमोरी जो है. एक है आपकी एपिसोडिक मेमोरी होती है और दूसरी है हमारी सिमेंटिक या शब्दार्थ. ठीक है, एपिसोडिक मेमोरी क्या होती है, जो कि घटनाओं से रिलेटेड होती है. ठीक है, जो भी हमारे जीवन में जो घटनाएं घटती हैं, कुछ इंसिडेंसेस या एपिसोड्स होते हैं, उनका जो विवरण होता है, ठीक है, डिटेल्ड जो डिस्क्रिप्शन जिसको कहते हैं, तो वो भंडारित होता है, उसको हम एपिसोडिक मेमोरी कहते हैं. और सिमेंटिक यानी कि शब्दार्थ मेमोरी क्या होती है, जो कि भाषा संबंधित होती है. ठीक है, जो हम लैंग्वेज जो लर्न करते हैं, जो वर्ड्स हम लर्न करते हैं, उसका जो भंडार होता है उसको हम सिमेंटिक मेमोरी कहते हैं. हालांकि दोनों ही टाइप की मेमोरी जो है, एपिसोडिक मेमोरी कह लो और सिमेंटिक मेमोरी कह लो, ये आपके एलटीएम में स्टोर्ड होती हैं, एक दूसरे से घनिष्ठता से जुड़ी हुई होती हैं, बट फिर भी दोनों में काफ़ी अंतर देखा जा सकता है. एक तो इसकी संरचना की दृष्टि में हम अंतर देख सकते हैं. ठीक है, संरचना यानी जो स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या हो गया इनमें डिफरेंस. सबसे पहले जो शब्दार्थ जो स्मृति होती है वो शब्द या उसके जो मीनिंग्स होते हैं या अर्थ जो होते हैं उससे संबंधित जो ज्ञान है उस रूप में हमारे मन में स्टोर्ड या भंडारित होता है. ठीक है, और जो आपकी एपिसोडिक मेमोरी होती है वो हमारे अनुभवों से रिलेटेड है, जो आपके जीवन में कोई अनुभव हुआ है, कोई घटनाएं हुई हैं, उससे रिलेटेड होती है. ठीक है, इसके अलावा इन दोनों टाइप ऑफ मेमोरी में फॉरगेटिंग या विस्मरण का स्वरूप भी अलग अलग देखा जा सकता है. यानी कि शब्दार्थ जो स्मृति की अपेक्षा जो एपिसोडिक मेमोरी का या स्मृति का जो फॉरगेटिंग है वो ज़्यादा होता है. ठीक है, एपिसोड्स या घटनाएं जो है आप जल्दी भूल जाते हैं शब्दार्थ स्मृति की कंपैरिजन में. ठीक है, शब्दार्थ स्मृति का रिकॉल भी ज़्यादा होता है, पुनः स्मरण करना चाहें या रिकॉल करना चाहें वो भी एपिसोडिक मेमोरी के कंपैरिजन में ज़्यादा दक्ष होता है, ज़्यादा शीघ्र होता है. ठीक है, और दोनों ही प्रकार की जो स्मृतियां हैं वो एक दूसरे को प्रभावित करती हैं. तो ये दो टाइप्स ऑफ मेमोरी है जो हमारे एलटीएम में स्टोर्ड होती है या संचित होती है.
अब जैसे मैंने आपको एसटीएम की अवधि के बारे में बताया था जब हमने एसटीएम का टॉपिक किया था, कि एसटीएम में जो स्टोर्ड होती है हमारी जो मेमोरी या कुछ भी मटेरियल जो होता है वो 1 मिनट से भी कम होता है। 30 सेकेंड्स से लेकर 1 मिनट तक की अवधि होती है, जबकि दीर्घकालिक स्मृति की अवधि जो है वो कुछ मिनटों से लेकर कई वर्षों तक भी होती है। ठीक है, एसटीएम की अपेक्षा एलटीएम में रिटेंशन भी ज़्यादा होती है, और रिटेंशन में जो कमी जो है, कमी की गति जो है वो भी कम होती है इन कंपैरिजन टू एसटीएम। ठीक है, तो आगे जब हम एसटीएम और एलटीएम में डिफरेंस करेंगे तो उसमें फिर आपको डिटेल में ये सारा कुछ मैं दोबारा बता दूंगी। एसटीएम यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी और एलटीएम यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी में बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, अब हम मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। एलटीएम की जो प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो एलटीएम में जो रिहर्सल के द्वारा इसका भंडारण होता है, जितना ज़्यादा आप किसी भी चीज़ को रिहर्स करोगे, ठीक है, एलटीएम जो है रिहर्सल्स के ऊपर डिपेंड करता है। जितना भी कोई मटेरियल को आप जिसका अभ्यास करोगे, पूर्वाभ्यास जितना ज़्यादा करोगे, उतना बेटर तरीके से वो आपकी मेमोरी में स्टोर्ड होता है। ठीक है, इसके अलावा इसका जो संचय क्षमता है, यानी कि जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है एलटीएम में, वो अनलिमिटेड होती है, काफ़ी अधिक होती है। ठीक है, इसकी धारणा अवधि भी काफ़ी लंबी होती है, कुछ घंटों से लेकर दिन या वर्षों तक इसकी धारणा या स्टोरेज होती है, यानी कि काफ़ी घंटे, डेज, मंथ्स या ईयर्स तक आप मटेरियल को अपने एलटीएम में स्टोर रख सकते हैं। ठीक है, इसका एलटीएम में जो एनकोडिंग या कूट संकेतन जो होता है वो एसोसिएशन के द्वारा होता है, यानी जितना ज़्यादा आप किसी और चीज़ के साथ सहचरित करोगे, कोई मीनिंग्स दोगे उस लर्नड मटेरियल को, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपकी मेमोरी में स्टोर्ड रहेगा, ज़्यादा बेहतर तरीके से आपकी मेमोरी में रिटेन रहता है। ठीक है, इसमें इसको हम भंडारण में ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, यानी जितना ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में आप मटेरियल को भंडारित करते हो, उतना बेटर तरीके से वो आपकी मेमोरी में स्टोर्ड रहेगा और उतना इजीली आप इसको रिकॉल कर पाओगे या उसका पुनः स्मरण कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी आपकी कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स या मेन विशेषताएं जो कि एलटीएम से रिलेटेड हैं। फिर आ जाती हैं आपकी स्टेजेस ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी कि कौन सी ऐसी अवस्थाएं हैं जिनकी हम चर्चा कर सकते हैं एलटीएम के विषय में। तो सबसे पहली अवस्था आ जाती है, जैसे एसटीएम में 3 अवस्थाएं थी, वही 3 अवस्थाएं हमारी एलटीएम में भी होती हैं। सबसे पहली अवस्था है आपके एनकोडिंग की। ठीक है, इसको हम कूट संकेतन कहते हैं हिंदी में। एलटीएम का जब हमने अभी स्वरूप देखा है तो उससे पता चलता है कि इसमें मतलब कि एकूस्टिक और विजुअल से बेटर शाब्दिक या सिमेंटिक सामग्री जो है हमारे जो एलटीएम में स्टोर्ड रहती है। ठीक है, तो मतलब ध्वनि या विजन जो है इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें नहीं होता, बल्कि जितना ज़्यादा आप मीनिंग देते हैं किसी भी चीज़ को, जो आप किसी सामग्री को जो आप लर्न करना चाहते हैं या किसी और सामग्री के साथ उसको सहचरित करते हैं या एसोसिएट करते हैं, तो वो सबसे बेटर वे में आप उसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पर ये बावर ने 1972 में एक एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, जैसे हमने ये वर्ड पेयर्स का एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि एक हमने वर्ड पेयर दिया अपने सब्जेक्ट्स को, हॉर्स टेबल। ठीक है, ये दोनों किसी भी तरीके से संबंधित नहीं है। हॉर्स जो है एनिमल है और टेबल क्या है, एक वुडन स्ट्रक्चर होता है जो घरों में पाया जाता है। ठीक है, एक दूसरे से दोनों रिलेटेड नहीं है, पर हमने ये एक ये जो पेयर ऑफ वर्ड है, ये हमने एक ग्रुप को दिया लर्न करने के लिए। ठीक है, और हमने उनको इंस्ट्रक्शंस दिया कि आपने ये पेयर ऑफ वर्ड्स याद करने हैं, इनको आपस में आप रिलेट करो। ठीक है, और जब आपको रिकॉल करवाया जाएगा तो आपको एक वर्ड दिया जाएगा और आपने उसी का दूसरा पेयर हमें बताना है।
ठीक है। तो इस तरीके से उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं एक ग्रुप को। यहाँ पर हमने 2 ग्रुप्स लिए हैं, जिसको एक ग्रुप है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरे ग्रुप को हम कंट्रोल ग्रुप कहते हैं। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ये हमने इंस्ट्रक्शंस दे दी कि आपको ये पेयर ऑफ वर्ड्स हम दे रहे हैं, आपने इन दोनों को एक साथ याद करना है, इनको एक साथ आप इमेजिन करो, कोई भी इमेजिनेशन आप ले सकते हो दोनों की, और आपको इन दोनों में से कोई भी एक वर्ड दिया जाएगा और आपने दूसरा वर्ड उसका जो पेयर होगा उसको रिकॉल करना है। ठीक है, तो इस प्रकार की इंस्ट्रक्शंस इनको दी जाती हैं। जो ग्रुप 2 है यानी ग्रुप कंट्रोल ग्रुप है, उनको भी ये सेम पेयर ऑफ वर्ड्स दिए हैं पर विदाउट एनी इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, उनको कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए हैं और उन्होंने सिर्फ ये उनको ये कहा गया है कि ये आपको एक सूची दी है जिसमें पेयर्स ऑफ वर्ड्स हैं, आप इनको याद करें। ठीक है, और आपसे फिर इनका रिकॉल करवाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हमने सूची जो है हॉर्स टेबल जैसे एक पेयर है, इसी तरीके के और भी कई पेयर्स ऑफ वर्ड्स की हमने एक सूची जो है दोनों ग्रुप्स को लर्न करने के लिए दे दी। ठीक है, अब हम इनका रिकॉल करवाते हैं। थोड़े समय के बाद जब इन्होंने अच्छे से इसको याद कर लिया है दोनों ग्रुप से, तो अब इनका एक रिकॉल होता है जिसमें कि ग्रुप 1 का रिकॉल हमने देखा कि 75% ऑफ द जो सूची थी, लिस्ट थी, ग्रुप 1 याद कर सकता है और ग्रुप 2 में सिर्फ 35% ऑफ द लिस्ट याद हो पाया। ठीक है, और उसका रीजन क्या था? बिकॉज हमने ग्रुप 1 को, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को इमेजिन करने के लिए या इंस्ट्रक्शंस दी थी कि आप इमेजिन करो और एक वर्ड हम आपको बताएंगे तो आपने दूसरा वर्ड रिकॉल करना है। तो इस प्रकार की जब हमने इनको इंस्ट्रक्शंस दी थी तो ग्रुप 1 जो है एसोसिएट करके, इमेजिन कर करके उस सूची को याद करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने ये हॉर्स और टेबल वाला जो पेयर याद करना है तो वी कैन ऑलवेज इमेजिन इन आवर माइंड कि एक टेबल है और उसके ऊपर एक घोड़ा या एक हॉर्स खड़ा है। ठीक है, तो ये एक इमेजिनेशन है। जब आप इस टाइप से एसोसिएट करते हो तो जैसे जब थोड़े समय के बाद हम हॉर्स शब्द बोलेंगे सब्जेक्ट के आगे, तो फिर वो अपने माइंड में वो इमेजिनेशन जो उसने एसोसिएशन करा था वो एकदम से उसके माइंड में आता है कि हॉर्स का मतलब कि वो तो एक टेबल के ऊपर खड़ा है, मेज के ऊपर खड़ा है, तो वो तुरंत इसका पेयर बताएगा टेबल। ठीक है, परंतु ग्रुप 2 ने इस प्रकार की कोई इमेजरी इस्तेमाल नहीं करी बिकॉज इनको किसी प्रकार की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई थी। तो फिर यानी उनको सिर्फ ये इंस्ट्रक्शन था कि आपको एक वर्ड बता दिया जाएगा, आपको दूसरा वर्ड रिकॉल करना है। उनको सिर्फ ये इंस्ट्रक्शन थी, कोई इमेजिनेशन की, कोई एसोसिएशन की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई थी। तो इसलिए ग्रुप 2 में जो रिकॉल का परसेंट था वो काफ़ी कम देखा गया। तो मतलब कि एनकोडिंग में अगर हम किसी भी प्रकार की कोई इमेजरी का यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर कोई एसोसिएशंस का यूज़ करते हैं, तो वो बेटर हम उसको लर्न कर सकते हैं, बेटर हम अपने माइंड में स्टोर कर सकते हैं, उसको एनकोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब कि आप कोई भी नई सूचनाएं जो हमारे माइंड में हम जिनको हम मतलब स्टोर करना चाह रहे हैं या हम उसको लर्न करना चाह रहे हैं, तो हम उसके लिए किसी भी प्रकार की कोई इमेजरी का यूज़ करते हैं, कोई एसोसिएशन का यूज़ करते हैं, तो वो बेटर रहता है। और फिर जब भी हमें कोई क्लू मिलता है, कोई संकेत मिलता है, तो हम उससे रिलेटेड जो भी एसोसिएट किया है वो इजीली हम रिकॉल कर पाते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला स्टेज था एनकोडिंग। दूसरा स्टेज आता है जिसको हम स्टोरेज कहते हैं, भंडारण। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत जानना हमारे लिए आवश्यक होता है कि एलटीएम में सूचनाएं या जो भी इंफॉर्मेशन है वो किस प्रकार से भंडारित होती है, किस प्रकार से स्टोर्ड होती है। तो काफ़ी स्टडीज़ हुई हैं स्टोरेज के ऊपर भी, तो उनसे यही पता चलता है कि कई बार हम जो पास्ट एक्सपीरियंस या पिछले अनुभवों से संबंधित ही नए अनुभवों को धारित करते हैं या स्टोर करते हैं। ठीक है, जो हमारे कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमारे माइंड में ऑलरेडी स्टोर्ड होते हैं। तो जब भी कोई नई इंफॉर्मेशन हमें मिलती है तो हम उसको अपने पिछले इंफॉर्मेशन के साथ जो ऑलरेडी स्टोर्ड है हमारे माइंड में, उनके साथ जोड़कर स्टोर कर लेते हैं हमारे माइंड में।
ठीक है, तो वो बेटर वे में फिर आप स्टोर कर सकते हैं। तो ये आपके दो तरीके से भंडारण होता है हमारा। एक तो यही, जैसे मैंने आपको ये कहा कि कोई भी न्यूज़ सूचना जो होती है उसको हम पिछली स्टोर्ड जो भी इंफॉर्मेशन होती है उनसे संबंधित करके और फिर उसको हम अपने मन में स्टोर कर लेते हैं। और दूसरा तरीका क्या होता है कि जो भी हमारी नई इंफॉर्मेशन होती है उसको हम बहुत ही व्यापक वे में या बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने माइंड में स्टोर अगर करते हैं, एसोसिएशंस करके या सहचर्या करके अगर हम उसको अपने माइंड में स्टोर करते हैं तो वो बेटर तरीके से आपके माइंड में स्टोर रहता है। और जब आप रिट्रीवल करना चाहें, जो हमारा थर्ड स्टेज आ जाता है रिट्रीवल का या पुनरुद्वार जिसको कहते हैं, तो जब हम उसका रिट्रीवल करना चाहते हैं तो वो इजीली आप उस लर्नड मटेरियल को जो आपके माइंड में स्टोर्ड है उसको आप रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो ऑर्गेनाइज्ड वे में आपके माइंड में स्टोर्ड है या फिर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के आधार पर वो आपके माइंड में स्टोर्ड है तो उनका रिट्रीवल भी इजी होता है। तो जो थर्ड स्टेज है हमारा वो फिर रिट्रीवल आ जाता है, पुनरुद्वार जिसको कहते हैं। तो ये भी आपका जो रिट्रीवल, जैसे अभी मैंने आपको बताया, ये आपके रेफरेंस पे या संदर्भ के ऊपर ही डिपेंड करता है। जितना आपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के संदर्भ में नए एक्सपीरियंस को स्टोर किया है या फिर ऑर्गेनाइज्ड वे में आपने अपने माइंड में स्टोर करा हुआ है मटेरियल इंफॉर्मेशन, तो वो बेटर तरीके से आप उसको रिट्रीव कर सकते हैं। रिट्रीव करने के 3 तरीके बताए गए हैं। एक तो रिकॉल है, रिकग्निशन है और एक कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल जो है वो रिकॉल करने में बेटर होता है। जितना ज़्यादा आपके माइंड में ऑर्गेनाइज्ड होगा मटेरियल, तरीके से संचित होगा, स्टोर्ड होगा, उतना आप बेटर तरीके से रिकॉल कर पाते हो। ठीक है, और रिकग्निशन के लिए आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस के साथ नए एक्सपीरियंसेस को जोड़ेंगे तो वो रिकग्निशन या पहचान करने में आपके लिए आसान होता है। ठीक है, तो यानी कि मनोवैज्ञानिकों का ये मानना है कि पुनः स्मरण की जो मात्रा होती है वो पहचान की मात्रा से अधिक होती है, यानी कि रिकॉल जो है वो बेटर होता है दैन रिकग्निशन। रिट्रीवल में रिकॉल वे जो है वो बेटर होता है। ठीक है, परंतु दैट ऑल डिपेंड्स कि आपने किस प्रकार से अपने माइंड में सूचनाओं को भंडारित किया है। यानी एक प्रकार का स्मरणीय बल या मेमोरेबिलिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। कई बार कुछ ऐसी सूचनाएं होती हैं जिनकी मेमोरेबिलिटी जो है, यानी कि जो स्मरण शक्ति जिसको कहते हैं, वो अधिक होती है और किसी मटेरियल की स्मरण शक्ति कम होती है। तो ये मतलब ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपनी स्मृति में भंडारित करते हैं या अपनी स्मृति में स्टोरेज करते हैं और उतनी इजीली आप उसका पुनः स्मरण कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके 3 स्टेजेस ऑफ मेमोरी हैं, एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं आपका मेथड्स ऑफ स्टडी, मेथड्स टू स्टडी लॉन्ग टर्म मेमोरी। कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम लॉन्ग टर्म मेमोरी को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका सबसे पहले आ जाता है रिट्रीवल फ्रॉम लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, इसको हम लर्निंग मेथड भी कहते हैं। तो दीर्घकालिक स्मृति से पुनः प्राप्ति या रिट्रीवल कैसे हो सकता है, कैसे उसको स्टडी कर सकते हैं, तो ये जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एलटीएम की जो स्टोरिंग क्षमता जो है वो असीमित होती है। कितनी ही अमाउंट ऑफ मटेरियल आप अपने एलटीएम में स्टोर कर सकते हैं। तो यानी कि इसका मतलब तो ये हुआ कि एलटीएम जो है एक प्रकार का परफेक्ट सिस्टम होता है, परंतु ऐसा नहीं है। एलटीएम तभी परफेक्ट होगा जब हम किसी भी मटेरियल को लर्न करेंगे। जितना ज़्यादा आप कोई मटेरियल लर्न करते हो, उसका अभ्यास करते हो, पूर्वाभ्यास जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा बेटर वे में आपका वो मटेरियल आपके एलटीएम में स्टोर्ड रहता है। ठीक है, तो अगर किसी भी आइटम को आप बार बार रिहर्स करते रहेंगे, लर्न करते रहेंगे, उतना वो आपके एलटीएम में स्टोर हो जाता है और उसका रिट्रीवल जो है उतना ही आपके लिए आसान होता है।
ठीक है, कई बार क्या होता है कि आप सूचनाएं लर्न तो कर लेते हो, परंतु उसका आपने बहुत अच्छे से पूर्वाभ्यास नहीं किया। सूचनाएं आपके मस्तिष्क में है, परंतु वो आपकी जीभ की नोक पर नहीं आ पा रही है। ठीक है, आपको पता है वो आपके मस्तिष्क पे है, परंतु वो बाहर नहीं निकल रही है। मनोवैज्ञानिकों ने इस घटना को या इस फिनोमिना को क्या कहा है? टिप ऑफ द टंग, टीओटी कहा जाता है इसको। कि सिर्फ मतलब ये कहते हैं ना, कई बार आप लोगों को भी ये महसूस हुआ होगा कि बस मेरी जीभ पर ही रखी है, परंतु एकदम से वो आपको ध्यान या आप उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, और बाद में जब आप उसको सोचना छोड़ देते हो, ठीक है, उसके बारे में सोचना या उसको रिकॉल करना छोड़ देते हो, तो एकदम से ही बिना किसी प्रयास के आप उसको रिकॉल कर भी सकते हो। तो ये इस तरीके से मतलब इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी कि जितना ज़्यादा आप किसी भी मटेरियल को लर्न करोगे, रिहर्स करोगे, उतना बेटर आप उसको रिकॉल कर पाते हो, उतना उसकी आप एलटीएम में वो आपके स्टोर रहता है। ठीक ठीक है। तो दो और मेथड्स हम इसमें एलटीएम को स्टडी करने के लिए कह सकते हैं। एक तो रिकॉल मेथड है और दूसरा आपका रिकग्निशन मेथड होता है। ठीक है, रिकॉल क्या है? एक बहुत ही सिंपल मेथड होता है कि कोई भी मटेरियल लर्न करने के लिए दिया एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में, और दोबारा आप उस मटेरियल को उस टाइम लिमिट के बाद रिकॉल करवाते हो या उसका प्रत्यास्मरण करवाते हो उस सेम ऑर्डर में जिस ऑर्डर में आपने वो मटेरियल लर्न करवाया है। ठीक है, और दूसरा आपका मेथड है रिकग्निशन। रिकग्निशन का क्या मतलब होता है? पहचान। हिंदी में इसको हम पहचान कहते हैं, यानी कि सब्जेक्ट जो है कुछ मटेरियल लर्न करता है, ठीक है, और कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि जो लर्न करा हुआ मटेरियल जो है वो किसी न्यू मटेरियल के साथ मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, मिक्स करके फिर सब्जेक्ट को पूरा का पूरा वो मटेरियल दोबारा दिया जाता है, जिसमें लर्न करा हुआ मटेरियल भी शामिल है और नया मटेरियल भी शामिल है, जो सब्जेक्ट के लिए बिल्कुल स्ट्रेंज है, बिल्कुल न्यू है। फिर सब्जेक्ट को कहा जाता है कि अब आप इस पूरे के पूरे मटेरियल में से वो मटेरियल पहचानो जो आपने लर्न कर रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम रिकग्निशन मेथड के द्वारा भी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर्ड मटेरियल को स्टडी कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि राइट आइटम्स हैं, एक रॉन्ग आइटम्स होते हैं। राइट आइटम्स में से रॉन्ग आइटम्स को आपने माइनस कर दिया, ठीक है, तो वो आपके नंबर ऑफ आइटम्स आ जाते हैं, और परसेंटेज निकालना है तो आप 100 में से उसको मल्टीप्लाई कर दिए तो वो आपकी परसेंटेज ऑफ रिकग्निशन आ जाता है, यानी कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं जो आप जिनको पहचान कर पाए हो, या जो कि जो आपने लर्नड मटेरियल है आपका। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिकग्निशन मेथड के द्वारा भी लॉन्ग टर्म मेमोरी को स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा आपका प्रॉम्प्टिंग एंड एंटिसिपेशन मेथड है। ये भी दो प्रकार के मेथड्स होते हैं जिनसे कि हम मेमोरी को स्टडी कर सकते हैं। प्रॉम्प्टिंग क्या होता है? एक प्रकार की आपकी अभिप्रेरणा या मोटिवेशन कहते हैं इसको। ठीक है, एलटीएम में जो मोटिवेशन होता है या अभिप्रेरणा होता है, तो इसका भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे एलटीएम के ऊपर। अगर मैं इसमें एक सिंपल सा आपको एग्जाम्पल दूं, आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे हैं, आपके सामने प्रश्न पत्र आता है और उसमें से आप एक प्रश्न का उत्तर लिखना चाह रहे हैं, एक डेफिनेशन है या कोई भी एक ऐसा टॉपिक है जो आप लिखना, कोई कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिखना चाह रहे हैं, परंतु आपको वो उत्तर जो है याद ही नहीं आ रहा है, जितना आप कोशिश करते हैं वो याद नहीं आता, तो आप उसको छोड़ देते हैं और आगे आप चले जाते हैं। परंतु जैसे ही हम परीक्षा भवन से बाहर आते हैं, हमें तुरंत वो उत्तर याद आ जाता है। ठीक है, और वो फिर हमें रिग्रेट होता है कि ये उत्तर हमें एग्जामिनेशन हॉल के अंदर क्यों नहीं याद आया। इसका क्या कारण है? इसका रीजन होता है उत्तेजना की जो स्थिति जो होती है, ठीक है, मोटिवेशन लेवल जो होता है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में, हाई अमाउंट में आपके अंदर होता है। ठीक है, और वो आपकी शरीर की अवस्थाओं को भी उत्तेजित करता है, और बार बार आप जब उस चीज को लर्न करने की कोशिश करते हैं तो आपका माइंड का जो
अराउजल जो होता है या उत्तेजना होती है और आपके शरीर की जो उत्तेजना होती है वो आपस में एक दूसरे को में बाधक डालते हैं। ठीक है, बॉडी भी आपकी एकदम उत्तेजित हो रही है, आप बहुत ज़्यादा टेंस हो रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपके मन में वो बात आ जाए, वो उत्तर आ जाए, परंतु वो आ नहीं सकता बिकॉज दोनों एक दूसरे के लिए बाधक बन रहे हैं। तो वहां पर क्या होता है कि अगर थोड़ा सा भी अगर प्रॉम्प्टिंग हो जाती है, ठीक है, थोड़ा सा भी अगर कोई हमें प्रॉम्प्ट कर देता है या कोई क्लू दे देता है, ठीक है, फिर हम इधर उधर मतलब कि नजर घुमाते हैं। ठीक है, आप अपने पीछे वाले से, अपने आगे वाले से उस क्वेश्चन का उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको एक छोटा सा क्लू या एक संकेत भी उस तरह उस वक्त मिल जाता है तो आपको तुरंत पूरा का पूरा उत्तर याद आ जाता है। ठीक है, इसको हम प्रॉम्प्टिंग मेथड कहते हैं कि अगर आप अपने इस अराउजल, जो बॉडी की जो अराउजल होती है, ठीक है, बॉडी की जो उत्तेजना जो होती है वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी को काफी अफेक्ट करती है। जितना ज्यादा हमारा उत्तेजना लेवल हाई होता है उतना हम एलटीएम में जो धारित जो मटेरियल होता है उसको रिकॉल नहीं कर पाते हैं। तो हमें अपने बॉडी की जो अराउजल जो होती है या उत्तेजना जो स्तर होता है उसको थोड़ा सा मतलब कि कम करना पड़ता है। उसका जब हम गिरावट करते हैं तो प्रत्यास्मरण जो होता है या रिकॉल जो होता है वो इजी हो जाता है। और इसी में अगर हमें प्रॉम्प्टिंग मिल जाती है, कोई संकेत या कोई क्लू मिल जाता है तो तुरंत आपका जो अराउजल जो होता है, बॉडी का जो उत्तेजना स्तर होता है वो कम हो जाता है बिकॉज आपको उसका एक संकेत मिल गया और तुरंत आपको पूरा का पूरा आंसर या उत्तर याद आ जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉम्प्टिंग मेथड होता है। इसके अलावा एंटिसिपेशन मेथड, यानी कि जो भाव होते हैं, ठीक है, भाव भी आपकी मेमोरी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये मतलब कि काफी ज्यादा, भाव का मतलब होता है फीलिंग, कितना आप किसी भी मटेरियल को किस फीलिंग के द्वारा, किस भाव के द्वारा लर्न करते हो या अपने माइंड में स्टोर करते हो। ठीक है, तो जितना पॉजिटिव भाव होते हैं उतना आपके मन में वो चीज रिटेन हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम एक एग्जाम्पल दें, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कोई सब्जी बनी है, ठीक है, एक नई सब्जी है जो आपकी मदर ने बनाई है, तो अब आप उस सब्जी को देखकर किस प्रकार की भावात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। ठीक है, आप ये सोच सकते हैं सब्जी तो बहुत स्वादिष्ट है, ठीक है, या फिर उसको संज्ञान के रूप में, यानी कि अपने माइंड में अगर उसको आपने रिटेन करना है तो आप उसकी रंगत या उसके अपीयरेंस को देखते कि अपीयरेंस तो बहुत सुंदर है, परंतु उसके साथ साथ थोड़ी सी सब्जी जो है वो नीचे लगी हुई है या थोड़ी सी जल जाती है। ठीक है, परंतु ये दो भाव आपके मन में आते कि अपीयरेंस तो बहुत सुंदर है परंतु थोड़ी सी जली हुई है। ठीक है, अब ये आपके संज्ञान में अब क्या चीज रहेगी, यानी कि अब आप कुछ समय के बाद, कुछ सालों या कुछ समय के बाद दोबारा से उस सब्जी के बनाने की बात होती है, घर में वही होता है कि चलो आज वो सब्जी बनाई जाए, तो आपके मन में जो पॉजिटिव जो चीज थी, यानी उसकी रंगत या उसका स्वाद, वो चीज आपके माइंड में रह जाती है और आप उसको एंटिसिपेट करते हो। ठीक है, यानी कि एक प्रकार की भविष्यवाणी आपके माइंड में आती है कि उसकी तो रंगत या अपीयरेंस ऐसा था या उसका टेस्ट ऐसा था, वो जल गई थी, वो चीज आप भूल जाते हो। सिर्फ उसके बारे में एक उत्साह आपके माइंड में एक रहता है जिसके आधार पर आप भविष्यवाणी कर सकते हो कि ये सब्जी तो बहुत टेस्टी बनेगी, इसकी रंगत बहुत अच्छी थी, इसकी अपीयरेंस बहुत अच्छी थी, तो हाँ हम वही सब्जी आज बनाएंगे। ठीक है, तो ये यानी कि रिकॉल करते हुए हम थोड़ा सा भाव को भी अपने माइंड में, यानी कि जो पॉजिटिव भाव होते हैं वो बेटर याद रहते हैं, बेटर हम रिकॉल कर पाते हैं, और जो नेगेटिव जो भाव होते हैं वो हम इतना ज़्यादा उसको याद नहीं करते या उसको रिकॉल हम नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये भाव भी आपकी मेमोरी को अफेक्ट करता है। ठीक है,
सब्जी का कुछ अंश जला हुआ था, ये आप बात को भूल जाते हैं, सिर्फ सब्जी के स्वाद को आप रिकॉल करते हैं, बिकॉज उस स्वाद ने आपको खुश किया था या उसकी रंगत ने आपको खुश किया था। तो इस तरीके से ये कुछ मेथड्स हैं, ठीक है। इसके अलावा पेयर्ड एसोसिएट्स या सीरियल लर्निंग के बारे में भी मैंने आपको बताया ही है कि जितना ज़्यादा हम अपने माइंड में ऑर्गेनाइज करेंगे किसी मटेरियल को, ठीक है, एक तरह से संगठित करके अपने माइंड में जब अपने मटेरियल को हम स्टोर करते हैं तो उसकी जो पुनः प्राप्ति होती है, रिट्रीवल जो होती है, वो और ज़्यादा ईजी बन जाती है। परंतु जो असंगठित सामग्री होती है उसकी पुनः प्राप्ति या उसका जो रिकॉल होता है इतना सरल नहीं होता। इसलिए अगर हमने एलटीएम में जो सूचनाएं हैं उनको रिट्रीव करना है और उनका पुनः प्राप्ति करनी है, हमने ये स्टडी करना है कि कितना मटेरियल हमारे एलटीएम में चला गया है, तो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने माइंड में स्टोर करें, ठीक है। तो सीरियल वे में या पेयर्ड वे में, ठीक है, उसको हम पेयर करके, इसका मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि हम कैसे हॉर्स और टेबल को आपस में पेयर करके अपने माइंड में बिठा सकते हैं, अपने एलटीएम में उसको धारित कर सकते हैं। तो उसी तरीके से आप पेयर करके, ऑर्गेनाइज करके अगर मटेरियल को स्टोर करेंगे तो वो बेटर वे में आप उसको रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा रिकंस्ट्रक्शन मेथड में भी हम रिट्रीवल क्यूज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम संकेतों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एलटीएम के दौरान अगर हमने पुनः प्राप्ति करनी है तो जो क्लूज हमारे मन में थे या याद करते हुए, कोई भी मटेरियल को याद करते हुए अगर हम संकेतों के ऊपर ध्यान देते हैं, तो जब हम वो संकेत देते हैं सब्जेक्ट को तो उसकी पुनः प्राप्ति जो है वो इजी हो जाती है। हमने हॉर्स और टेबल को लर्न करने के लिए भी सब्जेक्ट को शुरू में ही इंस्ट्रक्शन दे दी थी कि आपको इनमें से एक वर्ड बोला जाएगा और आपको दूसरा वर्ड रिकॉल करना है, पेयर, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्लू दे दिया। अगर आप सिर्फ सब्जेक्ट को ये कहेंगे हमने आपको 10 पेयर्स ऑफ वर्ड्स बोले हैं, इनको याद करो, सब्जेक्ट ने याद कर लिए, आपने थोड़ा सा टाइम दे दिया, गैप दे दिया, और फिर दोबारा आप उनसे रिकॉल करवाते हैं और कहते चलो अब वो 10 के 10 जो पेयर्स आपको बताए थे उनको रिकॉल करो। तो हो सकता है पता नहीं कितने उन 10 पेयर्स में से सब्जेक्ट याद कर पाएगा, परंतु अगर आप उन पेयर्स में से एक एक वर्ड सब्जेक्ट को बताते जाएंगे तो दूसरा जो पेयर है वो रिकॉल करना आसान हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम रिट्रीवल क्लूज या पुनः प्राप्ति के संकेत कहते हैं, ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन करना यानी अपने माइंड में उनको रिकंस्ट्रक्ट करना। तो ये आपके कुछ मेथड्स थे जिनके द्वारा हम लॉन्ग टर्म मेमोरी को या एलटीएम को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो एलटीएम की मेमोरी पर हमारे मोटिवेशन का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसका क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी की व्याख्या करें और इसकी जो विभिन्न स्मृति की जो अवस्थाएं हैं और मापन की विधियों का वर्णन करें, ठीक है। दीर्घकालिक स्मृति की व्याख्या करें, दीर्घकालिक स्मृति की अवस्थाएं और मापन की विधियों का वर्णन करें। तो इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले मेमोरी को थोड़ा सा डिफाइन करना है, मेमोरी किसे कहते हैं, और इसकी जो 4 आपको मैंने स्टेजेस बताई थी, ठीक है। उसमें फिर हमारी जो सेकंड स्टेज थी रिटेंशन की, वो 2 प्रकार से होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। फिर हम लॉन्ग टर्म मेमोरी के ऊपर आएंगे, यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है, इसकी आप अर्थ या मीनिंग दे सकते हैं। 2 प्रकार की लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, एपिसोडिक मेमोरी और सिमेंटिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी क्या होती है, सिमेंटिक क्या होती है, और दोनों में अंतर क्या है, बहुत ब्रीफली आप ये सारा बता देंगे। फिर आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताएंगे, एलटीएम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। देन यू विल कम टू
स्टेजेस या अवस्थाएं लॉन्ग टर्म मेमोरी की, यानी 3 अवस्थाएं होती हैं इसकी। एनकोडिंग, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी दूसरी स्टेज आ जाती है स्टोरेज की, और तीसरी स्टेज है आपकी रिट्रीवल, जो कि 3 प्रकार से होता है: रिकॉल, रिकॉग्निशन एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये आप अवस्थाएं बताएंगे। उसके बाद इसको स्टडी करने की जो विभिन्न विधियां हैं, ठीक है, तो उसमें आप इनको एक्सप्लेन करेंगे। यानी रिट्रीवल में हम लर्निंग मेथड भी कह सकते हैं, ठीक है। दीर्घकालिक स्मृति में पुनः प्राप्ति या रिट्रीवल कैसे होता है? एक तो लर्निंग के द्वारा, जितना आप बेटर लर्न करते हैं, फिर आपका रिकॉल और रिकॉग्निशन के द्वारा होता है, ठीक है। इसके अलावा आपका रिकंस्ट्रक्शन और सीरियल लर्निंग एंड पेयर्ड, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन करना, सीरियल लर्निंग एंड पेयर्ड एसोसिएट क्या है? ऑर्गेनाइजेशन मटेरियल का, और रिकंस्ट्रक्शन कैसे होता है? रिट्रीवल क्लूज के द्वारा, पुनः प्राप्ति के संकेतों के द्वारा, ठीक है। उसके बाद फिर आपका प्रॉम्प्टिंग मेथड आ जाता है, जो कि मोटिवेशन से रिलेटेड है, आपका अभिप्रेरणा से रिलेटेड है, ठीक है। और उसके बाद आपका आ जाता है भाव, जो कि आपका एंटीसिपेशन मेथड है, ठीक है। उससे रिलेटेड होता है आपका मेमोरी, जो है भाव से भी आपकी रिलेटेड है। तो ये आप कुछ एक मेथड्स टू स्टडी मेमोरी को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन, यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी किसे कहते हैं, और इसकी स्टेजेस और अध्ययन करने की विधियों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं वेरी ब्रीफली। अंतर एसटीएम और एलटीएम के बीच अंतर क्या है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस? लघुकालीन और दीर्घकालीन स्मृति में अंतर को स्पष्ट करें। तो अगर इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आता है, तो आप ऐसे ही एक ये टेबल बना सकते हैं। परंतु उससे पहले प्लीज रिमेंबर, सिर्फ ये टेबल बनाने से काम नहीं चलेगा कि आप सिर्फ ये टेबल एक बना दें, एक तरफ एसटीएम लिख दिया, एलटीएम लिख दिया और दोनों में डिफरेंशिएट कर दिया, उतना तो आपने करना ही है। परंतु उससे पहले आपने, जैसे अभी मैंने आपको बताया, आपने मेमोरी के बारे में थोड़ा सा लिखना है, ठीक है। मेमोरी किसे कहते हैं, उसके व्हाट इज मेमोरी, और इसके विभिन्न स्टेजेस को आप डिस्कस करेंगे। स्टेजेस ऑफ मेमोरी, ठीक है। क्या क्या स्टेजेस थे हमारी? लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन, ठीक है। वो ऑलरेडी मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। ये 4 स्टेजेस को आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा उसके बाद फिर आप ये कह सकते हैं कि धारणा या रिटेंशन वाली स्टेज में बेसिकली दो प्रकार से धारणा या रिटेंशन होती है। एक है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी और एक है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होता है, उसको आपने फिर उसका अर्थ या मीनिंग बताना है, शॉर्ट टर्म मेमोरी का और लॉन्ग टर्म मेमोरी का। ब्रीफली दो दो लाइनों में दोनों के आप अर्थ या मीनिंग बता देंगे, और फिर जाके आपका ये टेबल बनेगा, डिफरेंस बिटवीन एसटीएम एंड एलटीएम, ठीक है। तो ये आपने सारा इस क्वेश्चन में लिखना है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या है ये आप लिख सकते हैं। एसटीएम की ड्यूरेशन क्या है? 30 सेकेंड से 1 मिनट होती है। एलटीएम की ड्यूरेशन क्या है? कुछ घंटों से लेकर कई कई सालों तक होती है। स्टोरेज कैपेसिटी की आप बात करें तो एसटीएम में जो मटेरियल की स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है? 7 ± 2 आइटम्स, यानी कि 5 से लेकर 9 आइटम्स तक आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। एलटीएम की स्टोरेज कैपेसिटी अनलिमिटेड है। एनकोडिंग की बात करें, कूट संकेतन, तो एसटीएम में ज्यादातर एनकोडिंग जो है एकूस्टिक होती है, यानी श्रवणात्मक होती है। उसके बाद विजुअल यानी कि चाक्षुक, और फिर लास्ट में शब्दार्थिक या सिमेंटिक होती है। जबकि एलटीएम में जो कूट संकेतन है वो ज्यादातर आपका शब्दार्थ होता है, एसोसिएशन के द्वारा होता है। एकूस्टिक या श्रवणात्मक और चाक्षुक बहुत कम होता है, ठीक है, सिमेंटिक होता है बेसिकली। रिट्रीवल की अब अगर आप बात करें तो रिट्रीवल जो है वो काफी ज्यादा एसटीएम में देखा गया है। अगर डिस्प्लेस नहीं हुआ है तो हम रिट्रीव कर सकते हैं आइटम्स को, ठीक है। और
परंतु रिट्रीवल, एलटीएम में रिट्रीवल जो है, इसमें काफ़ी एरर्स देखे जा सकते हैं। ठीक है, इतनी ज़्यादा इजी नहीं होता है एलटीएम से रिट्रीव करना, अनलेस कि आपने बहुत ज़्यादा अभ्यास किया हुआ है। फॉरगेटिंग की अगर हम बात करें तो एसटीएम में जो फॉरगेटिंग जो है वो डिस्प्लेसमेंट के द्वारा ज़्यादा होती है, परंतु एलटीएम में इंटरफियरेंस या हस्तक्षेप के द्वारा फॉरगेटिंग होती है। ठीक है, इसके अलावा डिग्री ऑफ ओरिजिनल लर्निंग की अगर हम बात करें तो इसमें एसटीएम में कुछ ऐसा नहीं होता। ओरिजिनल लर्निंग या करंट लर्निंग ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज बहुत ही कम समय के लिए स्टोर होता है मटेरियल, 30 सेकंड से 1 मिनट, उसके बाद ये विस्मृत हो जाता है। तो इसमें मटेरियल जो आपको दिखाया गया है लर्न करने के लिए, तो वो कुछ सेकंड के लिए आपके मन में स्टोर रहता है। उतनी देर के बाद अगर आप इसको रिकॉल करवा लेंगे तो सही होगा, अदरवाइज वो सारा का सारा आपके माइंड से फॉरगेट हो जाता है, विस्मृत हो जाता है। एलटीएम में ये काफ़ी ज़्यादा होता है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे किसी मटेरियल को, उतना ज़्यादा वो आपके माइंड में स्टोर होता रहता है। ठीक है, तो इसके अलावा आपकी और भी यानी कि रिकॉल, रिकग्निशन, लॉन्ग टर्म मेमोरी में काफ़ी ज़्यादा देखे जाते हैं, और ओरिजिनल जो लर्न करा हुआ आइटम ज़्यादा इफेक्टिव या प्रभावी वे में हम लर्न कर सकते हैं, जिसको हम प्राइमरी इफेक्ट कहते हैं। एलटीएम में प्राइमरी इफेक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है, यानी कि कोई भी मटेरियल जो हमने सब्जेक्ट को लर्न करने के लिए दिया है, उसका जो प्रथम भाग होता है वो ज़्यादा इजीली आप रिकॉल कर सकते हैं बाद के भागों की अपेक्षा, जबकि शॉर्ट टर्म मेमोरी में ऐसा नहीं है। प्रथम वाला भाग जो है आपके माइंड से हटता जाता है, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, बाद वाला भाग उसकी जगह लेता रहता है। तो जब हम रिकॉल करवाते हैं तो बाद वाला जो मटेरियल होता है जो आपने लर्न किया है वो ज़्यादा हम रिकॉल करवाते हैं, जिसको हम नवीनता प्रभाव या रीसेंसी इफेक्ट कहते हैं। तो एसटीएम में रीसेंसी इफेक्ट देखा जाता है और एलटीएम में प्राइमरी इफेक्ट ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके कुछ डिफरेंसेस हैं जो एसटीएम और एलटीएम में देखे जा सकते हैं। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू, एंड ये भी आपको क्लियर हो गया है कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि लघुकालीन और दीर्घकालिक स्मृति में अंतर को स्पष्ट करें, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपने इससे पहले वो सारा लिखना है जो अभी मैंने आपको बताया था। सबसे पहले आपने मेमोरी क्या है उसके बारे में, उसकी स्टेजेस के बारे में लिखेंगे, उसके बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में उसकी मीनिंग लिखेंगे, लॉन्ग टर्म मेमोरी का मीनिंग लिखेंगे, और फिर आप इन दोनों में डिफरेंस लिखेंगे। परंतु अगर ये शॉर्ट नोट में आता है ना, अगर ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप में आ गया कि एसटीएम और एलटीएम के बीच अंतर को स्पष्ट करें, तो फिर आपने जस्ट ये अंतर बता देने हैं, इस प्रकार की टेबल बनाए और ये आप अंतर लिखते हैं, बिकॉज वो 2 मार्क्स का आपका आंसर होगा। ठीक है, तो उस तरीके से आपने, परंतु लॉन्ग अगर आंसर क्वेश्चन आता है तो फिर आपने इससे पहले मेमोरी के बारे में बताना है, और शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में, लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में बताएंगे, और फिर इन दोनों में डिफरेंस करते हुए इस टेबल को बनाएंगे। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। थैंक यू सो मच गर्ल्स।